फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 13 हमारा। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, जो हमारे ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी हमारी, उसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, नेक्स्ट हमारा जो आता है आईएलडी। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको मूविंग लोड के बारे में बातें बताई थी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम ज्ञात कर रहे थे ड्यू टू मूविंग लोड। मूविंग लोड मतलब रोलिंग लोड। तो रोलिंग लोड क्या है, कौन सा होता है हमारा, जो लोड हमारा एक एंड से दूसरे एंड पर रोल करता हुआ जा रहा है उसे बोलते हैं अपन रोलिंग लोड। ठीक है ना। अब बात आती है हमारे कि मैं किस तरह से ज्ञात करूं। तो लास्ट टाइम तो मैंने देख लिया, लास्ट टाइम अपन ने क्या देखा था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब प्राप्त होगा। तो हम पोजीशन देख रहे थे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, किसके कारण, रोलिंग लोड के कारण। ठीक है ना। तो हम क्या उससे पहले क्या ज्ञात करते थे हम, ये रोलिंग लोड है हमारा यूनिट, ये यहाँ पर है तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है, ये रहा। और जब थोड़ा आगे पहुंचा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ये है बीएमडी, आगे पहुंचा तो ये है ये। तो ऐसे जैसे जैसे रोल करता जा रहा है आगे, इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है और हर पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका एक नया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है। तो ऐसे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है, जैसे हमारा यहाँ पर रोलिंग लोड था तो उस टाइम उस पोजीशन में ये दोनों रिएक्शन की वैल्यू कुछ भी थी, मान लो एक्स वाई, और जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचा तो इन दोनों की रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो गई। क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, पहले यहाँ पर था तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इस वाली रिएक्शन की वैल्यू कम। थोड़ा सा आगे गया तो इसकी ज़्यादा, इसकी कम, लेकिन थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे रोलिंग लोड आगे की तरफ मूव करता जाएगा और सेंटर पर पहुँचते ही इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और जैसे ही सेंटर से आगे जाएगा तो इस वाली रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा, इसकी कम। तो रोलिंग लोड के कारण हमारी रिएक्शन ही चेंज होती जा रही है। जो रिएक्शन हमारी स्टार्ट में थी वो रिएक्शन वो नहीं रही, रिएक्शन ही हमारी चेंज होती जा रही है। तो जब हमारी रिएक्शन ही चेंज हो रही है पल पल हर पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम भी चेंज हो रहा है और हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी चेंज हो रहा है। तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन हम तो देखना चाह रहे थे, जब हम स्टैटिक लोड की बात करते थे, स्टैटिक लोड में क्या है, लोड ये लगा हुआ है, ये फिक्स है लोड, और इस लोड के कारण जो हमारा बेंडिंग मोमेंट था ये डायग्राम बनता था। तो हम कैसे पढ़ते थे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, कि लोड यहां पर लगा हुआ है, इस लोड के कारण इस वाले पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट है, ये इस लोड के कारण पोजीशन फिक्स है, सेंटर पर कितना है, इतना, इस लोड के कारण यहां पर इतना, एंड पर जीरो, यहां पर जीरो। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक ही बनता था और वो इस स्टैटिक लोड के कारण पूरे पूरे सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट को बताता था कि इस लोड के कारण यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है। हम समझ जाते थे और हम ये भी समझ जाते थे कि इस लोड के कारण मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा सेंटर पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर तो समस्या हो गई, जब ये यहाँ पर था तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बना था, ये फर्स्ट वाला ऐसे, तो मैक्सिमम यहाँ पर इसके जस्ट नीचे प्राप्त हो रहा था और इससे इधर कम, इससे इधर कम। तो ये जैसे जैसे आगे जा रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज होते जा रहे हैं। तो हम इस रोलिंग लोड के कारण इतने सारे डायग्राम बनाएं क्या, नहीं, हम केवल एक डायग्राम बनाएंगे और वही हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शो करेगा और शियर फोर्स को भी शो करेगा अलग डायग्राम, और ऐसे ही हम बनाएंगे रिएक्शन के लिए। तो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग डायग्राम बनेगा और ये जो हमारा लोड है, लोड की जो पोजीशन चेंज हो रही है उसके कारण जो डायग्राम बनेगा रिएक्शन का, उसको बोलेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो एक तरह से जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होते हैं वो कौन से डायग्राम होते हैं, कि रोलिंग लोड के कारण जो हम रिएक्शन का डायग्राम बना रहे हैं, कि भाई हमारा लोड रोल कर रहा है, तो रोल मतलब आगे मूव कर रहा है, उस मूव करने के कारण रिएक्शन कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो जो डायग्राम शो करेगा ना कि रिएक्शन इसकी इस तरह से रहेगी, तो उस डायग्राम को अपन क्या बोलेंगे, रिएक्शन का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ऐसे ही हम एक डायग्राम बनाएंगे शियर फोर्स के लिए, तो शियर फोर्स का डायग्राम क्या कहलाएगा हमारा, ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है शियर फोर्स का। ठीक है। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट का भी रहेगा। तो एक तरह से रोलिंग लोड के लिए बीएमडी, एसएफडी और जो हमारे बनते हैं रिएक्शन के डायग्राम, वो सिंगल नहीं बनेगा, ऐसा बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम एक ही डायग्राम के द्वारा दर्शाने की कोशिश करते हैं और उस डायग्राम को अपन क्या बोलते हैं, आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है भाई। अब मैं इसे मिटाता हूं। इन्फ्लुएंस लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रोलिंग लोड जो होता है वो आगे मूव कर रहा है तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उस डायग्राम को। ठीक है ना, वो प्रभावित हो, इसलिए अपन इसको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। तो पहले एक दो लाइन लिखते हैं इसके बारे में। मेन हेडिंग क्या है अपनी, इन्फ्लुएंस
लाइन डायग्राम। रोलिंग लोड के कारण रिएक्शन कॉमा shear फोर्स व बेंडिंग मोमेंट चेंज होता है, इन्हें दर्शाने के लिए जिस डायग्राम का यूज़ किया जाता है उसे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मतलब ILD कहते हैं। इसी में अपन 2 पॉइंट लिखेंगे क्या कि ILD को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को हम मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल के द्वारा इजीली बना पाते हैं। ठीक है ना, मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, तो वो लिखते हैं पहले अपन ILD को मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल द्वारा, भाई अपन ILD को किसके द्वारा बनाते हैं, मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल के द्वारा बनाते हैं। और जो हमारा ILD होता है, मूलर ब्रेसलॉ जो प्रिंसिपल होता है उसके द्वारा अपन, चाहे आप बीम का बना लो ILD, चाहे आप फ्रेम का बना लो, चाहे आप किसी भी डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट कोई से भी स्ट्रक्चर का आप ILD बना सकते हो। प्रिंसिपल क्या होता है, अभी आपको हो सकता है ये समझ में ना भी आ रहा हो ILD, कोई बात नहीं, जब मैं आपको 1-2 करवा दूंगा ना सिंपली सपोर्टेड बीम के रिएक्शन का ILD बनाना, फिर मैं उसको समझाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा, तब आप समझ पाओगे इस लैंग्वेज को। तो अभी टेंशन मत लेना, अभी अपना बस वो टॉपिक आने वाला है। तो लिखता हूं मैं इसे, मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल द्वारा बीम कॉमा ट्रस कॉमा डिटर्मिनेट व इन डिटर्मिनेट सभी स्ट्रक्चर्स का ILD बनाया जाता है। ठीक है ना, अब मैं आपको ILD बनाना सिखाऊंगा किस किस। अब ये मूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल क्या होता है, मैं जो भी आपको बताऊंगा ना ILD बनाना, जैसे सिंपली अपन 2 चीज़ की स्टडी करेंगे, एक तो अपन सिंपली सपोर्टेड बीम है ना उसका ILD बनाएंगे, किस किस चीज़ का, सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शन का, शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, तीनों चीज़ों का ILD बनाना सीखेंगे। किसका, सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो इसके 3 केस हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे ही फिर हम सीखेंगे कैंटिलीवर बीम का, उसकी भी अपन रिएक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, इन तीनों चीज़ का। तो अपन 6 चीज़ पढ़ेंगे। इन 6 का रिएक्शन के लिए तो मूलर ब्रेसलॉ ने अलग स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपको इस सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शन का ILD बनाना है तो ये करना पड़ेगा, ऐसे इसका क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे। कुल मिला के उसने इन तीनों के ILD बनाने के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के तीनों चीज़ों के ILD बनाने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट दिया था।
ऐसे ही इनका स्टेटमेंट दिया था। तो वो जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट आपको ऐसे लगेंगे जैसे मैजिशियन नहीं होते कि हम डायरेक्टली कहते हैं भाई 4 को 5 से गुणा कर दो तो आपकी जो है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मेरे को अगर पिलानी जाना है तो कितना टाइम लगेगा। और कोई दूसरा क्या है, मैथमेटिक्स ना लगा के डायरेक्टली बोल रहा है ऐसा करो आप 4 को 8 से गुणा कर दो तो जितना आ रहा है वो उतने टाइम में आप पहुँच जाओगे। तो उसने कोई कॉमन सेंस की बात करी नहीं, उसने डायरेक्टली। तो ऐसे ही इसके अंदर जो उसने स्टेटमेंट दी है ना, वो स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही है कि आपको अजीब सा लगेगा कि इसको घुमा दो मोड़ दो, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन के आधार पे आए हैं, अपने आप नहीं आए स्टेटमेंट, और ये बिल्कुल सटीक हैं। आप इन स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर आईएलडी बनाते हो इन 6 केसेस का तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट है वो अपन देखते हैं, वो सारे स्टेटमेंट किसके हैं, मूलर बेसलो प्रिंसिपल के। वो सारे स्टेटमेंट ही मूलर बेसलो प्रिंसिपल कहलाते हैं। तो ये होता है हमारा मूलर बेसलो प्रिंसिपल। मैं लिख दिया आईएलडी को मूलर बेसलो प्रिंसिपल द्वारा बनाया जाता है। और इसके द्वारा किसका ज्ञात करते हैं, बीम का, ट्रस का, डेड, अरे सबका कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अब अपन पहले एसएसबी का बनाना सीखेंगे, आईएलडी इन तीनों केसेस का, फिर अपन कैंटिलीवर का। मैं इसे मिटाता हूं। तो अपनी हेडिंग है नेक्स्ट। तो पहला इसके अंदर सीन क्या है हमारा, आईएलडी फॉर रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन रिएक्शन का आईएलडी याद करना सीखते हैं कि रिएक्शन का जो आईएलडी होता है वो अपन किस तरह से बनाएंगे सिंपली सपोर्ट बीम का। तो पहले मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन स्टेटमेंट देखेंगे। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर आपने ये वाला सीख लिया ना, आईएलडी को बनाना और पढ़ना सीखना है अपन को, पढ़ना सीख गए अगर आप इसे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो आईएलडी को अपन कैसे, मूविंग लोड को ऐसे दिखाएंगे कि ये लोड यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। और आईएलडी हमेशा बनता है किसके लिए, यूनिट लोड के लिए। ये यूनिट लोड है ना, तो यूनिट लोड के लिए आईएलडी बनता है। बाकी के लिए आप फिर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 किलोमीटर लग रहा है तो उस आईएलडी को 5 से, पूरे ऑर्डिनेट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यूनिट लोड के लिए आईएलडी बनता है। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है, ये जॉइंट बी है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है आर ए और ये रिएक्शन है आर बी। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि आपको जिस भी रिएक्शन का आईएलडी बनाना है, सिंपल सपोर्टेड बीम के केस की बात चल रही है, तो उस रिएक्शन के जो सपोर्ट है उसको आप हटा दो और सपोर्ट को हटाकर बीम को यूनिट ऊपर उठा दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो बीम है इसका, ये बीम पहले ऐसे थी, इसका आपको आर ए का निकालना है। आर ए का आपको क्या बनाना है, आईएलडी इन्फ्लुएंस डायग्राम। तो आपको ये वाला सपोर्ट हटाना पड़ेगा। आपने जैसे ये सपोर्ट हटा करके ये बीम रह गई, इस बीम को यूनिट ऊपर उठाना है। तो आप बताओ, आप इस बीम को जब यूनिट ऊपर उठाओगे तो कैसे उठेगी। इस साइड तो ये यहाँ पर ऐसे अटैच्ड है, इस साइड तो क्या इसके ऊपर टिकी हुई है, तो बीम ऐसे ही तो उठेगी। भाई ये दिख रहा है आपको, कैसे उठेगी, ऐसे उठेगी। या फिर ऐसे उठ जाएगी बीम, ऐसे नहीं उठेगी बीम। आप जब इसको यहाँ से ऊपर उठाओगे तो ये थोड़ी ट्रायंगल के रूप में कैसे उठेगी, ये ऐसे उठेगी, ठीक है। इस तरह से उठ गई बीम। कितना उठाया आपने, यूनिट उठाया है। ये बेस से ऊपर जा रहा है तो वैल्यू कैसी अपनी, पॉजिटिव। तो ये कहता है स्टेटमेंट, मूलर बेसलो प्रिंसिपल क्या कहता है इस वाले केस में, कि अगर आपको एसएसबी की जिस रिएक्शन का आईएलडी बनाना है उस रिएक्शन के सपोर्ट को हटा दो और बीम को यूनिट ऊपर उठा दो। उठा दिया तो जो अपन को शेप प्राप्त हुई है वो किस चीज़ की शेप है, वो आईएलडी की शेप है। तो ये है क्या, आईएलडी फॉर आर ए। तो ये जो बना है ना, ये क्या बना है, आईएलडी बना है, किसका, रिएक्शन आर ए का। अगर मेरे को आर बी का बनाना है तो क्या कहता है, वही प्रिंसिपल हमको यूज़ करना है कि जो हमारा
जिस रिएक्शन का निकालना है उस रिएक्शन से सपोर्ट को हटाओ, बीम को यूनिट ऊपर उठाओ। मैं बीम को यूनिट ऊपर उठा दिया, ठीक है, ये यूनिट ऊपर उठा दिया तो बीम किस प्रकार से उठेगी, ऐसे उठेगी बिल्कुल, ये भी ट्रायंगल। इस बार आप यहाँ से उठा रहे हो क्योंकि किसका आईएलडी निकाल रहे हो, तो आपने यूनिट ऊपर उठाया तो शेप ऐसी बनी। ये जो शेप है, ये शेप क्या, ये जो शेप बनी है, ये शेप ही क्या कहलाएगी हमारी, इस शेप को बोलेंगे आईएलडी फॉर आरबी। इस तरह से अपना क्या बनता है, आईएलडी बनता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनता है। किस चीज़ के लिए, रिएक्शन का, ठीक है। तो ये आपको अजीब सा स्टेटमेंट नहीं लग रहा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमको जादू सा बता दिया कि आपको इसका बनाना है तो बीम को यहाँ सपोर्ट को हटाओ, ऊपर उठाओ, जो शेप प्राप्त हुई है वही है। तो एक जादू सा हो गया ये तो, कि भाई मुझे कोई बीमारी है या फिर मैं एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो बाबा के पास गए, बाबा ने बोला लो बेटा इसको खा लो, आपके जो ऑप्शन है अपने आप बढ़ जाएंगे। ऐसा तो अजीब सा नहीं लगा, ये सेम ऐसी चीज़ यहाँ पर लग रही है कि इन्होंने हमको कुछ ऐसा तो बताया नहीं कि आपको ये बेंडिंग मोमेंट है इस सेक्शन पर, पॉजिटिव नेगेटिव हॉकिंग सैगिंग कुछ नहीं बोला, कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ नहीं बोला। तो भैया ये जो चीज़ आई है ना, ये क्या हुआ था एक्चुअल में, मूलर ब्रेसलो ने पहले इसके इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाए थे तरीके से का मतलब पूरी डिटेल्ड में, और फिर जो रिजल्ट आया हमारा वो आया ये। तो उन्होंने इस रिजल्ट को स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया कि ये रिजल्ट है हमारा, इसको उन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या दे दिया कि ये कैसे प्राप्त होगी, कि भाई आपको जिस रिएक्शन का बनाना है उस रिएक्शन के सपोर्ट को हटाओ, यूनिट उठाओ, तो जो शेप बनेगी वही। तो इस तरह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं। तो इन्होंने क्या है, हमको जो रिजल्ट था वो हमको बताया है स्टेटमेंट के रूप में। और कितना यूज़फुल है ये कि हमको पूरा डिटेल नहीं करना पड़ रहा, तो हमको डायरेक्टली इतना ध्यान रखना है एसएसबी का बनाना है, जिस भी सपोर्ट के लिए बनाना है, सपोर्ट को हटाओ, बीम को उठाओ, जो भी शेप बनी है वो शेप ही आईएलडी है, इन्फ्लुएंस लाइन का डायग्राम है। अब देखो अब बात आती है, तो ये बात तो क्लियर हुई हमें कि ये किस तरह से आई, स्टेटमेंट क्या है, क्यों है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है हमारे किस चीज़ की, कि हम इसको पढ़ें कैसे। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि देखो भाई ये लोड इस तरह से मूव कर रहा है, तो लोड के मूव करने के कारण ये रिएक्शन हमारी चेंज हो रही है, और रिएक्शन चेंज हो रही है, उसके चेंज होने का डायग्राम ही तो हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। तो देखो हम कैसे पढ़ेंगे, जब हमारा, मैं पहले रिएक्शन आरए की बात कर रहा हूँ, तो ये लोड यहाँ से यहाँ आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमारी रिएक्शन चेंज होती जा रही है, और उस चेंज का डायग्राम ये है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो जब ये लोड यहाँ पर था, तो आप इसको पढ़ो, ये जो लोड की तो जो पोजीशन है ना, वो आप लोड को यहाँ पर इस तरह से प्लेस करो। जब लोड यहाँ पर था उसके जस्ट नीचे देखो, तो उस टाइम आरए की वैल्यू कितनी है, आरए की बात कर रहा हूँ, इसकी पढ़ेंगे। तो जब लोड यहाँ पर था तो रिएक्शन कितनी थी, 1 थी। जब लोड यहाँ पर था तो रिएक्शन कितनी है, आरए, तो आरए की वैल्यू है, इस लोड के जस्ट नीचे देखो ये ऑर्डिनेट, इसको आप ज्ञात कर लोगे, ठीक है ना, जितना भी 0.8 7 जो भी आया, तो ये आरए। जैसे ही लोड यहाँ पर पहुँचा सेंटर पर, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, आरए ये होगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। जैसे ही लोड आगे गया तो इस वाले पॉइंट पर पहुंचा, तो कितनी रिएक्शन होगी हमारी, इतनी। तो हम देख रहे हैं रिएक्शन को, तो आप लोड की जिस पोजीशन पे देखोगे उसके जस्ट नीचे देखो, जो भी हाइट है, जो भी ऑर्डिनेट है, वो ऑर्डिनेट क्या बता रहा है, उस रिएक्शन की वैल्यू को बता रहा है। कौन सी रिएक्शन की, आरए। ये तो हमको मालूम है इतना कि भाई जब लोड यहाँ पर था इस सपोर्ट के ऊपर, तो पूरा का पूरा इस सपोर्ट में जा रहा था, और हम यूनिट लोड के लिए बनाते हैं, तो पूरा का पूरा यूनिट लोड इसके अंदर चला गया, इसलिए रिएक्शन ये तो हो जाएगी हमारी 1 और ये हो जाएगी 0। तो रिएक्शन यहाँ पर, जब ये लोड की पोजीशन यहाँ पर थी तो रिएक्शन हमारी, जब लोड की पोजीशन यहाँ थी तो यहाँ। तो ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या बता रहा है, तो ये किस चीज़ को बता रहा है, ये बता रहा है कि जब लोड यहाँ था तो कितना हमारा रिएक्शन है, कौन सी वाली, आरए। इस तरह से पढ़ते हैं। और जैसे ही लोड यहाँ पहुँच जाएगा आरबी पर, तो कंप्लीट लोड इसमें पहुँच जाएगा, तो रिएक्शन आरबी की वैल्यू हो जाएगी यूनिट और आरए हो जाएगा 0। इसलिए इस डायग्राम में ये देखो क्या है, 0 है, ये क्या है, 0 है। अब अगर आरबी की बात करें तो आरबी के लिए कैसे बनाया हमने, सपोर्ट हटाया, इसको यूनिट उठाया, तो ऐसी शेप बन गई। ये शेप किस चीज़ की है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस चीज़ का, आरबी का। कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, जब लोड यहाँ पर था तो आरबी कितनी थी, अभी देखा था, जब लोड यहाँ तो पूरा इसमें चला गया तो आरबी 0 था, तो देखो आप यहाँ 0 दिखा रहा है। अब आरबी वाले का डायग्राम देखेंगे हम, तो जब लोड यहाँ पर था तो आरबी हमारा 0, जब लोड यहाँ पर है तो आरबी की वैल्यू है,
जब यहाँ पर है सेंटर पर तो 0.5, जब यहाँ पर है तो इतनी, जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है और जैसे ही लोड यहाँ पर पहुँचा तो पूरे का पूरा क्या होगा हमारा 1। तो देखो आप इस वाले पॉइंट पर था तो आर ए तो 1 है, ये 0, इस पॉइंट पर था तो ये आर भी 1 है और ये 0, सेंटर पर था तो दोनों की वैल्यू बराबर। तो लोड जैसे जैसे आगे खिसकता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू घटती जाएगी। ये देखो दोनों चीज़ें, ये वैल्यू ज़्यादा है और आगे खिसकता जा रहा है, ये वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये वैल्यू घटती जा रही है। सेंटर पर क्या हो जाएगी, दोनों बराबर 0.5 आगे गई, ये बढ़ती गई, ये मैक्सिमम। इस तरह से अपन ILD को पढ़ते हैं। तो एक ही डायग्राम से हमको समझ में आ गया कि अब मुझे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका यूज़ क्या है, यहाँ पर लोड कि भाई पॉइंट लोड था और हमने क्या कह दिया कि बताओ ये वाला पॉइंट लोड अगर यहाँ पर है तो कितनी रिएक्शन होगी। तो मैं भाई कैलकुलेट करने बैठेगा, यहाँ पर है, यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर है तो RA + RB × या फिर उसका मोमेंट ले रहा हूँ तब जाके निकाल रहा हूँ। ठीक है, जब मान लो यहाँ पर है तो कैसे करते हैं अपन, समेशन FY = 0, रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और समेशन M = 0। इन दोनों का यूज़ किया इक्वेशन, तब जाके मेरा RA RB आया। फिर मैंने कहा यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे बताओ मेरे को, यहाँ पर बताओ। उसके लिए फिर दोबारा 2 इक्वेशन का यूज़ किया तब जाके निकाल पाया। तो मैं हर पोजीशन के लिए मेरे को इन इक्वेशन का यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन ILD है तो अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। आपने कहा यहाँ बताओ कितना है, यहाँ, अच्छा सर लीजिए यहाँ पर 0.8 है RA की वैल्यू, बताओ यहाँ पर कितना है, इतना है। एक बार ये डायग्राम बनाना पड़ा, छुट्टी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो यूनिट के लिए, अगर यहाँ पर 10 किलोन्यूटन लोड होता तो भैया 10 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 10 होता तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाती, 10 हो जाती, बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये बनता यूनिट लोड के लिए ही है। अगर आपका ये 10 है तो आपने तो यूनिट के लिए बनाया है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.8, तो उसको 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 8 आ गया। इस तरह से आप निकालेंगे। तो ILD को अपन ऐसे तो पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ये दिया जाता है मूलर-बेसलिन प्रिंसिपल का। अब मैं इसके अंदर आपको स्टेटमेंट कंप्लीट लिख देता हूँ। तो क्या स्टेटमेंट है मूलर-बेसलिन प्रिंसिपल का, कि इसी कंडीशन की बात कर रहे हैं SSB वाले केस में, रिएक्शन के लिए, जिस रिएक्शन का ILD बनाना होता है उस रिएक्शन के सपोर्ट को हटाकर बीम को यूनिट ऊपर उठा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुई शेप उस रिएक्शन के ILD को दर्शाती है। कंप्लीट। तो ये होता है अपना रिएक्शन का ILD। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसको लेक्चर को फिर से स्टार्ट करके देखें, मैं काफ़ी तसल्ली से समझाया आपको। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तो आगे के और बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही होंगे इसके बाकी के। शियर फोर्स का बनाना है तो वो भी उसमें ही होगा, ऐसे ही होगा कि काट दो, ऊपर इतना उठा दो, नीचे इतना उठा दो, तो जो शेप प्राप्त हुई वो ILD। बेंडिंग मोमेंट का भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट होगा। तो बाकी के स्टेटमेंट जो है वो भी अपन करते हैं। तो पहले मैं करता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब अपन देखेंगे ILD फॉर शियर फोर्स। मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। तो दूसरा अपना ILD फॉर शियर फोर्स। देखिए
तो अपना वही चल रहा है फिलहाल, ILD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। और सेकंड केस क्या है, शियर फोर्स का बनाना है। तो शियर फोर्स का अपन किस तरह से बनाएंगे, शियर फोर्स का ILD बनाने के लिए ये है कंडीशन कि जिस भी सेक्शन पर आपको शियर फोर्स का ILD बनाना है उस सेक्शन पर बीम को काट कर, कोई इमेजिनरी चल रही है बातें सारी, बीम को काट कर, ऐसे नहीं कि रियल बीम को काट, बीम को काट कर उसे A/L, यहाँ से यहाँ तक की सेक्शन दूरी A है और ये स्पान क्या है B, तो A/L जो भी वैल्यू आएगी A/L ऊपर उठा दिया जाता है और B/L नीचे कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो शेप प्राप्त होगी वही क्या है, ILD होगा शियर फोर्स के लिए। मतलब ये किसने स्टेटमेंट दिया था, अपना मूलर ब्रेसलो ने, कि इस सेक्शन पर चाहिए आपको तो इस सेक्शन पर बीम को काट दिया, काट करके आप A/L ऊपर उठाओगे तो बीम कैसे उठेगी, यहाँ से काट दोगे, यहाँ से काट दिया, काट करके आप ऊपर उठाओगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसी तो उठेगी हमारी, और कितना उठाओगे आप, A/L। ठीक, A/L जो भी दूरी है, मान लो A की वैल्यू है 3 मीटर और ये है 2 मीटर, 3 2 5, टोटल लेंथ कितनी होगी 5, तो 3/5, A/L कितना हो गया 3/5, 3/5 तो ऊपर उठा दिया प्लस, और इसको बाकी जो पोर्शन बचा अपना B, बाकी पोर्शन को B/L नीचे कर दिया जाता है। तो जो पोर्शन B/L बचा उसको अपन नीचे कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे तो बेस से नीचे नेगेटिव, कितना आपने नीचे किया है B/L। तो इस प्रकार जो अपनी शेप प्राप्त हुई है, ये शेप किस चीज़ की है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की शेप है। तो कुछ नहीं था स्टेटमेंट के अंदर। अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, पढ़ेंगे ऐसे कि इस सेक्शन पर ही देख रहे हैं अपन शियर फोर्स, पहली चीज़, और किसके कारण, लोड मूव कर रहा है। तो देखो जब लोड यहाँ पर था तो इस वाले सेक्शन पर कितना शियर फोर्स है, सेक्शन ये है, इस सेक्शन पर कितना शियर फोर्स है, लोड के जस्ट नीचे जाओ ILD में, तो ये जितनी भी वैल्यू आई ना ये उतना शियर फोर्स है, कहाँ पर, इस सेक्शन पर, और वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। जैसे ही लोड यहाँ पर पहुंचा तो इस सेक्शन पर कितना शियर फोर्स है, लोड के जस्ट नीचे जाओ, जो भी वैल्यू है, मान लो 0.3, तो 0.3 शियर फोर्स है प्लस 0.3, कहाँ पर, इस सेक्शन पर। तो सेक्शन तो ये है, क्योंकि ये जो ILD बना है इस सेक्शन के लिए बना है, हमने देखो इस सेक्शन के नीचे तो काटा है, ठीक है ना। और अगर लोड यहाँ पर पहुंचा तो कितना होगा, ये रहा प्लस का जो भी वैल्यू आई, इस सेक्शन पर कितना होगा, प्लस का A/L बोलो चाहे माइनस का B/L, बात एक ही है, क्योंकि आपने देखा शियर फोर्स जो होता है किसी सेक्शन पर चेंज होता है, दोनों वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, अगर लोड यहाँ पर पहुंचा है तो इस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना होगा, इसके जस्ट नीचे गए हम, यहाँ पर ये वैल्यू आई और ये वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो जैसे ही लोड यहाँ पर पहुंचेगा तो शियर फोर्स इस सेक्शन पर नेगेटिव होगा, और वैल्यू कितनी होगी, ये एक से ज़्यादा लग रहा है तो जो भी वैल्यू आई है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से अपन पढ़ते हैं और ये स्टेटमेंट दिया गया। अब आप देखो जो टोटल हाइट होती है वो अपनी यूनिट ही रहेगी। देखो भाई A/L और B/L इन दोनों को जोड़ो यहाँ से यहाँ तक, तो A/L प्लस B/L करोगे, L LCM A प्लस B, और A प्लस B की वैल्यू किसके बराबर है, L, तो L/L क्या आ गया, कुल मिलाकर के ये जो है टोटल वो रहेगा कितना, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट जो है अपना, इसको भी अपन लिख लेते हैं इसको भी अपन लिख लेते हैं कि जिस सेक्शन पर ILD बनाना होता है उस सेक्शन पर बीम को काट कर A/L ऊपर व B/L नीचे किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुई शेप उस, भैया अंडरलाइन कर लेना, उस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर, उस सेक्शन पर शियर फोर्स का ILD दर्शाती है। तो ये अपना हो गया भाई शियर फोर्स का ILD भी कंप्लीट हो गया, इस तरह से बनता है। अब अपन ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम का केस चल रहा है, कैंटिलीवर का अपन बाद में पढ़ेंगे। मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए, अपन लिखेंगे ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तीसरा है ILD फॉर
आप ये डायग्राम के नीचे लिख लेना ILD फॉर शियर फोर्स। अब देखिए भाई, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो भैया बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD आप कैसे बनाओगे? बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD ये कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है इसका, कि आपको जिस भी सेक्शन पर ILD बनाना है बेंडिंग मोमेंट का, तो उस सेक्शन पर बीम में इमेजिनरी हिंज बनाएंगे। यहाँ पर इमेजिनरी हिंज बना दी। आप इमेजिन करोगे यहाँ पर अगर हिंज होता, ठीक है, हिंज है यहाँ पर, इमेजिनरी हिंज बनाकर बीम को AB/L, कितना अमाउंट ऊपर उठाना है, AB/L। तो अगर यहाँ पर हिंज होता, इमेजिन कर लो भाई यहाँ पर हिंज है, हिंज कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है। तो हिंज बनाकर अगर आप उस हिंज को उठाओगे तो बीम यहाँ एंड पर तो ऐसे है ही है, तो बीम कैसे उठेगी, इस तरह से उठेगी। यहाँ पर हिंज होता और आप इसको बीम को उठाओगे AB/L अमाउंट। AB/L मतलब जो भी वैल्यू आएगी, मान लो एक की वैल्यू 3 मीटर, 2 मीटर, ये 5 है, तो 3 दूनी 6, 6/5, तो 6/5 आप इसको ऊपर उठाओगे, 6/5 मीटर आप इसको ऊपर उठाओगे, तो ये शेप इसकी बनी। तो ये जो शेप बनी है ये किसका ILD है, ये ILD बेंडिंग मोमेंट का ILD है। तो इसका भी सिंपल स्टेटमेंट था कि आपको जो बेंडिंग मोमेंट का ILD जिस सेक्शन पर बनाना उस सेक्शन पर बीम को AB/L ऊपर उठा दो बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। तो आपने ये AB/L ऊपर उठा दिया बेंड। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे ऐसे कि जब हमारा जो लोड है इस पॉइंट पर है, तो इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट जो है हमारा, इस लोड के जस्ट नीचे वैल्यू देखो, तो वैल्यू तो देखनी है आपको, लोड के जस्ट नीचे वैल्यू देखनी है, और वो बताएगा क्या, जिस भी चीज़ पर आप देखना, तो इस सेक्शन पर देखना है। अगर लोड यहाँ पहुँच गया तो कितना बेंडिंग मोमेंट है, इस लोड के जस्ट नीचे देखो, इतना बेंडिंग मोमेंट है। यहाँ पहुँच गया तो कितना बेंडिंग मोमेंट है, इतना। यहाँ पहुँच गया तो कितना है, इतना बेंडिंग मोमेंट। इस तरह से अपन ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं करना इसके अंदर भी। और इसमें देखो बेंडिंग मोमेंट के जो ILD है ना, पिछले वाले जो दोनों केस थे उसमें ILD का जो ऑर्डिनेट का मतलब ये जो हाइट होती है ना, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट की कोई यूनिट नहीं थी। पिछला वाला केस था हमारा रिएक्शन वाला, उसमें तो क्या था, आपने ये यूनिट उठा दिया एक, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1, 0.5, तो ये 1 मीटर थोड़ी लिखा था हमने, केवल यूनिट लिखा था 1, तो यूनिट लेस था वो। जो इसकी हाइट थी ऑर्डिनेट की वो सारी क्या थी, यूनिट लेस, रिएक्शन वाले केस में। अगर हम बात करें SFD वाले केस में, तो क्या थी हाइट इसकी, A/L, मतलब A भी मीटर में थी, L भी मीटर में, तो ये भी कैंसिल। तो उसके जो ऑर्डिनेट थे शियर फोर्स के, वो भी सारे क्या थे हमारे, यूनिट लेस। लेकिन अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट के ऑर्डिनेट्स की, ये तो ये वैल्यूज क्या होंगी हमारी, लेंथ मीटर के रूप में। देखो AB/L, A क्या है मीटर में, B क्या है मीटर में, L क्या है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे ऑर्डिनेट जो होते हैं वो किस टर्म में आते हैं, ऑर्डिनेट की यूनिट लेंथ की टर्म में होती है। देखो मीटर, मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ की टर्म में आएगी इसकी यूनिट, ये यूनिट लेस नहीं होता। ये वाली बात अपन लिख लेंगे। तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो हाइट होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो मैं लिखता हूं इसमें कि जिस सेक्शन पर ILD बनाना होता है उस सेक्शन पर बीम में इमेजिनरी हिंज मानकर बीम को AB/L ऊपर उठा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुआ शेप, प्राप्त हुई शेप बेंडिंग मोमेंट का ILD दर्शाती है। इसके ऑर्डिनेट की यूनिट लेंथ
की टर्म में होती है। इसकी यूनिट किस टर्म में होगी? लेंथ की टर्म में होगी, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार हो तो इसके ऑर्डिनेट की यूनिट किस टर्म में होगी? लेंथ टर्म में होगी, मीटर टर्म में, ठीक है ना। अब अपन लिखते हैं इसके बाद में, इसमें एक चीज और लिख दें, देखो इस प्रकार प्राप्त हुई शेप, यहां पर लिखेंगे प्राप्त हुई शेप उस सेक्शन पर बैंड मोमेंट का, तो बैंड मोमेंट आईएलडी दर्शा, लेकिन कौन सेक्शन पर? जो हमने सेक्शन माना है उस सेक्शन पर बैंड मोमेंट का आईएलडी दर्शाती है। तो अपने तीनों केस थे, कौन से वाले के? सिंपली सपोर्टेड बीम के तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन कैंटिलीवर के करेंगे। कैंटिलीवर का भी अपन किसके लिए आईएलडी बनाएंगे? शियर फोर्स के लिए, रिएक्शन के लिए और बैंड मोमेंट के लिए। मूलर, तो ये सारे जो आपको स्टेटमेंट है किसके हैं? ये मूलर बेसिस प्रिंसिपल के। अब मैं पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ कि कितना अच्छा यूज होता है इसका, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन है कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स बाय आईएलडी। देखो भाई, आपको इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, बताओ कितना होगा। तो अगर हम आईएलडी नहीं जानते तो हम क्या करते? पहले तो भैया हम रिएक्शन निकालते, ए और बी, ये रिएक्शन निकालते दोनों। रिएक्शन निकालने के बाद में फिर इस वाले सेक्शन पर मोमेंट निकालते। कैसे? ये रिएक्शन इनटू में ये डिस्टेंस आर ए इंटू में 6 करते। आप इस वाले सेक्शन पर मोमेंट निकालना है तो क्या करते? एम एक्स एक्स बराबर आर ए, इसकी ये ए मान लो, ये बी मान लीजिए, तो आर ए गुणा में ये लेंथ कितनी? 6। कैसा मोमेंट है हमारा? ये है क्लॉकवाइज। और फिर उसके बाद में इस यूडीएल के कारण कैसा होगा हमारा इस सेक्शन पर? एंटी क्लॉकवाइज, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। यहाँ से यहाँ तक कितना लोड लग रहा है? डब्ल्यू इंटू में 6 लग रहा है टोटल लोड यहाँ से यहाँ तक। और किस सी जी पर लग रहा है? सेंटर पर, इंटू में 6/2। यही तो करते हैं अपन। तो आप फिर तब जा करके आप ये निकाल पाते आर इंटू, पहले तो आपको आर ए निकालना होता तब इसे पुट करोगे आप आर ए की वैल्यू, तब जा करके आप इसको कैलकुलेट कर पाते। डब्ल्यू की वैल्यू अपन लिख लेते हैं, मान लीजिए 5 किलोन्यूटन पर मीटर। तब जा करके आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते, 5 गुणा 6 गुणा 6/2। और ये रिएक्शन भी मैं आपको लिख देता हूँ। चलो रिएक्शन कैसे निकालेंगे? आर ए आर बी, इसमें तो सिंपल है, आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ये 5 लग रहा है, 5 आएगा 50, 25, तो 25 गुणा 6, 150 माइनस 6/2, 3, 15 15 6 90, मतलब कितना आ गया? 60 किलो न्यूटन मीटर। ये अपना मोमेंट आया है। आईएलडी से अपन कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ आपको, ये तो आप जानते ही हो सब लोग। अब अपन आईएलडी से मोमेंट निकालना सीखते हैं। तो इसका सबसे पहले तो आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स क्या होता है भाई? हमको पता है, जिस सेक्शन पर आईएलडी बनाना है उस सेक्शन पर क्या करें अपन? बीम को ए बी बाय एल ऊपर उठा दें। ए बी बाय एल, ए कितना है? 6 गुणा 4/10, 2.4 मीटर। मीटर में आएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू मेरे को पता है कितनी है? 2.4 मीटर आ गई। तो 2.4 मीटर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है? ये जो टोटल लेंथ है अपनी कितनी? 10 मीटर। तो आपको बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स क्या होगा? ये जो इसका जो एरिया है ना, यूडीएल के केस में आपको इसका एरिया निकालना होगा। तो इस वाले पॉइंट पर क्या है अपना? 2.4 लग रहा है ना, 2.4। तो 2.4 नहीं है यहाँ पर,
अगर ये पॉइंट हम किसके लिए बनाते हैं, ये जो हम बनाते हैं आईएलडी यूनिट लोड के लिए बनाते हैं, पॉइंट लोड। तो अगर यहाँ पर पॉइंट लोड लगा होता तब तो हमारा आंसर क्या आता, 2.4 आपका क्या लग रहा है, 2.4 जो लग रहा है आपका वो यूडीएल। एक सेकेंड, अगर यहाँ पर अपना पॉइंट लोड लगा होता, ठीक है, तब अपना ये क्या होता, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता, और उसकी वैल्यू कितनी होती इस वाले सेक्शन में, बेंडिंग मोमेंट 2.4 किलोमीटर मीटर होती। ठीक है, कब होती, जब पॉइंट लोड, क्योंकि पॉइंट लोड के कारण ही बनता है। लेकिन भैया ये तो यूडीएल लग रहा है, तो जब यूडीएल लगा होता है ना, तो आपको ज्ञात करना है यूडीएल के कारण, तो आपको इस पूरे का एरिया निकालना हो, जो एरिया आता है वही हमारा क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, तो इसका आप एरिया निकालो, एरिया ऑफ आईएलडी इनटू में, फिर से समझा देता हूं अगर किसी को नहीं समझ में आया हो। अगर ये केस होता, पॉइंट लोड लग रहा है, फिर पूछ रहा हुआ आपसे कि बताओ भाई उस सेक्शन पर कितना बेंडिंग मोमेंट, तो आप इसका आईएलडी बनाते, तो इसका आईएलडी ये बनता अपना, वही इसके ऑर्डिनेट क्या होते, 2.4। तो इस सेक्शन पर इस पॉइंट लोड के कारण कितना होता हमारा बेंडिंग मोमेंट, 2.4 किलोन्यूटन मीटर। हमारा आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है, बस आपने बनाया बीएमडी और आपका आंसर आ गया। और अगर इसी केस में यूनिट लोड की जगह 10 लगता, आपका कितना लगता, 10 किलोन्यूटन, तो ये तो यूनिट लोड के लिए ही बनेगा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आई यूनिट लोड के कारण, 2.4 किलोन्यूटन मीटर। और अगर ये एक की जगह 10 लगा होता तो आप इसको 10 से गुणा कर देते, तो कितना आ गया, 24 किलोन्यूटन मीटर आंसर। इतनी बात क्लियर है। ये किसके लिए था, यूनिट लोड वाले केस के लिए। ठीक है, पॉइंट लोड के लिए अगर पॉइंट लोड 10 किलोन्यूटन का लग रहा है तो हम यूनिट लोड के लिए बनाते हैं, ऐसा बनता। 10 के लिए पूछ रहे हो तो हमने 10 से गुणा कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर है, तो आपको लोड इंटेंसिटी से गुणा करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो यूनिट लोड के लिए था, और जितना लोड लग रहा है उसके लिए याद करना, तो लोड से मल्टीप्लाई करना पड़े। सेम चीज़ यहाँ पर है कि जब आप पॉइंट लोड की बात नहीं कर रहे, यूडीएल की बात कर रहे हो, और अगर आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट, तो आप उस केस में ये ऑर्डिनेट हमारा बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, इसका जो एरिया है वो होता है यूडीएल केस में। तो यूडीएल केस में क्या होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट, एरिया ऑफ आईएलडी। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर यूनिट से ज़्यादा है, देखो 5 है, तो क्या करना पड़ेगा, लोड इंटेंसिटी से गुणा करना पड़ेगा। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, एम एक्स एक्स, एरिया क्या होगा, 1/2, आधार कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 2.4, प्लस में इंटू में लोड इंटेंसिटी कितनी है 5। इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो गया मेरा 5, 5 पंजे 25, 25 इंटू 2.4 करोगे आप, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 50 और 10 60, कितना हो गया मेरा 60 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो जो मैंने अभी करके दिखाया था आपको, उससे भी 60 किलोमीटर मीटर आ रहा है आंसर, और आईएलडी से कर रहा हूँ तब भी 60 किलोमीटर मीटर आ रहा है आंसर। बात क्लियर है कि नहीं। अगर पॉइंट लोड लगा होता तो भी अपना, तब तो इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ये कब करने होगा हमको, एरिया ऑफ आईएलडी ये तब करना होगा जब यूडीएल लग रहा हो। पॉइंट लोड के केस में जो ऑर्डिनेट है वही हमारा आईएलडी होगा। ठीक है ना। तो आप इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो अपन इस तरह से कर देंगे। तो ये भी आपके पास एक नया ऑप्शन हो चुका है बेंडिंग मोमेंट वगैरह ज्ञात करने का। कौन से केस में, आईएलडी के द्वारा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और अपन अब देखते हैं आईएलडी, देखते हैं किसका, कैंटिलीवर बीम का। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। आईएलडी फॉर कैंटिलीवर बीम। पहला तो बनाएंगे अपन आईएलडी फॉर रिएक्शन एंड शियर फोर्स। ये कैंटिलीवर बीम है, ये यूनिट लोड लग रहा है, देखो भाई
जब हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम वाले केस में अपन आईएलडी किस तरह से बनाएंगे वही अपन यूनिट लोड के लिए। यूनिट लोड हमारा यहाँ पर लग रहा है इस तरह से, तो जब यूनिट लोड इस तरह से आगे मूव करेगा, ठीक है, तो आपको मालूम है यहाँ पर दो सपोर्ट तो है नहीं, जितना यहाँ पर रिएक्शन के लिए बनाना है मेरे को, तो चाहे हमारा यहाँ पर हो लोड, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, हमारी जो रिएक्शन है वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। यहाँ पर है तब भी पूरी पूरी रिएक्शन कौन झेलेगा, यही, यहाँ पर दो सपोर्ट तो है नहीं, तो ये एक एक्शन क्या है 1, तो रिएक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, क्योंकि वर्टिकल रिएक्शन केवल एक ही है और तो है। कुल मिला के जो अपना टोटल जितना भी यहाँ पर लोड लग रहा है, मूविंग लोड, उसकी कंप्लीट रिएक्शन कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1, चाहे लोड यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी लोड हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो मूलर ब्रेसलो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से अपना प्रिंसिपल बनाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको अगर इस केस के लिए रिएक्शन का आपको आईएलडी बनाना है तो क्या करो, कैंटिलीवर जो है उसके फिक्स्ड सपोर्ट को हटा दो, हटा करके जो बीम बची है उसको यूनिट ऊपर उठा दो। तो आप देखो मुझे कि अगर आप इस फिक्स सपोर्ट को हटा दोगे तो केवल बीम रह गई ऐसे, तो ये कैसे उठेगी अगर आप इसको यूनिट उठाओगे, कहीं से भी उठाओ, चाहे आप यहाँ से उठाओ इस वाले एंड से, चाहे इस वाले एंड से, आप इसको यूनिट उठाओगे तो पूरी की पूरी जो बीम है एज इट इज ऊपर उठेगी। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, ये एज इट इज पूरी पूरी बीम यूं उठेगी ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि इसके दोनों तरफ कोई सपोर्ट नहीं है। पहले की तरह नहीं होगा कि यहाँ पर हमारा सब रिएक्शन का निकाल देते एसएसबी में, तो आपने सपोर्ट को हटाया और इसको आपने ऊपर इस तरह से उठाया, इस तरह से ऊपर उठाओगे तो ये ट्रायंगल बनता था, ऐसे उठती थी ये। क्यों? इसलिए उठती थी क्योंकि दूसरी तरफ क्या होता था, सपोर्ट होता था, इसलिए ऐसे उठती थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, अगर आप यूनिट उठाओगे तो पूरा का पूरा उठेगा और क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आईएलडी फॉर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो मैंने आपने गौर किया हो तो मैंने आईएलडी फॉर रिएक्शन एंड शियर फोर्स दोनों एक ही हेडिंग में लिख दी है। एक ही हेडिंग में क्यों लिख दी है? क्योंकि भैया इतनी सी बात है कि शियर फोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो शियर फोर्स कैसे आता है, अगर मैं कहूं आपसे कि इस सेक्शन पर शियर फोर्स बताओ क्या होगा, तो क्या होगा शियर फोर्स, सेक्शन के राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड जो टोटल लोड होते हैं उनका सम, उनका योग ही तो हमारा शियर फोर्स होता है। तो अगर आप सेक्शन के एक तरफ लोड देखोगे तो हमेशा क्या रहेगा, वो आर ए मतलब रिएक्शन के बराबर रहेगा, और रिएक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट, चाहे लोड यहाँ पर हो चाहे यहाँ कहीं पर मूव करे। तो जब आर ए ही कांस्टेंट है तो शियर फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी आर ए के बराबर, मतलब वो आर ए के बराबर होगी, आर ए पर डिपेंड कर रही है। तो जब लोड चाहे हमारा यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं पर भी लोड हो तो शियर फोर्स की वैल्यू आर ए के बराबर होगी, और आर ए की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी है, 1 है हमेशा, तो शियर फोर्स की वैल्यू भी हमेशा 1 ही होगी। और इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, देखो शियर, तो शियर फोर्स के लिए भी सेम डायग्राम बनेगा, चाहे आप शियर फोर्स के लिए बनाओ चाहे रिएक्शन के लिए, कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। और इसकी ऑर्डिनेट की हाइट कितनी रहेगी, 1। अगर आप कैंटिलीवर बीम में ये 20 किलोमीटर लिख देता है तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सिंपल सा था ये बिल्कुल। तो ये आईएलडी फॉर रिएक्शन और शियर फोर्स दोनों के लिए सेम है, रिएक्शन एंड शियर फोर्स। अब इसमें अपन लिखते हैं इस केस में रिएक्शन व शियर फोर्स का आईएलडी बनाने के लिए कैंटिलीवर बीम के फिक्स्ड सपोर्ट को क्या करते हैं अपन, फिक्स्ड सपोर्ट को हटाकर बीम को यूनिट ऊपर उठा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुई शेप रिएक्शन व शियर फोर्स का आईएलडी दर्शाती है।
अतः कैंटिलीवर बीम की रिएक्शन व शियर फोर्स का ILD रेक्टेंगुलर होता है। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है शियर फोर्स और किस चीज़ का, रिएक्शन का, ठीक है ना, कैंटिलीवर वाले केस में। अपन बेंडिंग मोमेंट के लिए अपन करके देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या बैठता है इसकी इक्वेशन, वो अपन देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं भाई। तो दूसरा लिखते हैं अपन ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मूलर बेसलो क्या कहते हैं, उसके लिए वो कहते हैं कि अगर आपको कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट का, कैंटिलीवर बीम के बेंडिंग मोमेंट का अगर आपको ILD बनाना है तो क्या करो, जो आपकी बीम है उसके फिक्स्ड एंड को पकड़कर थीटा बराबर 1 का रोटेशन दे दो। मतलब इसको पकड़ के आप घुमाओगे तो कैसा घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा। कितनी स्लोप है, थीटा बराबर 1। भाई ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये कितना आएगा, ये थीटा बराबर 1 आएगा। तो इस प्रकार जो अपनी शेप आएगी वो क्या, किसकी शेप होगी, ILD फॉर। तो कैंटिलीवर वाले केस में बेंडिंग मोमेंट का ILD बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड एंड को पकड़कर थीटा बराबर 1 की स्लोप दी जाती है, थीटा, ठीक है ना। तो थीटा बराबर 1 की स्लोप अपन देंगे, तो इतनी स्लोप देने से जो भी शेप प्राप्त हुई है वो किसकी शेप होगी, हमारे बेंडिंग मोमेंट का। तो कैसे पढ़ेंगे अगर मुझे ये लोड यहाँ पर है तो उसके कारण कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, इसके एंड पर, इसके जस्ट नीचे देखो इतना बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो अपन इसके बारे में लिखते हैं। इस केस में बेंडिंग मोमेंट का ILD बनाने के लिए बीम के फिक्स्ड एंड को पकड़कर थीटा बराबर 1 का रोटेशन दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुई शेप बेंडिंग मोमेंट के ILD को दर्शाती है। तो भाई जो हमारे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम एज वेल एज कैंटिलीवर बीम दोनों के। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगा जिससे कि आपको सारी चीज़ एक बार माइंड में क्लियर हो जाए और याद हो जाए। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो उसमें अगर रिएक्शन का बनाना है मेरे को, तो जिस रिएक्शन का बनाना है उस रिएक्शन को हटाओ और बीम को यूनिट उठाओ, तो कैसा बनेगा, ट्राइंगल। वो होता है हमारा क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम के रिएक्शन का ILD। अगर शियर फोर्स का बनाना है तो जिस सेक्शन पर बनाना है वहां से बीम को काटो, A/L ऊपर, B/L नीचे, तो कैसी शेप बनेगी, डबल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ऊपर एक ट्राइंगल नीचे। वो किसका होता है, वो होता है हमारे शियर फोर्स के लिए, SSB के शियर फोर्स के लिए ILD, ठीक है। तीसरा हमारा SSB के बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD। तो जिस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट आपको बेंडिंग मोमेंट का ILD बनाना है उस सेक्शन पर आप हिंज बना करके इंटरनल उसको ऊपर उठा दीजिए बीम को, कितना, AB/L से आप उठाओगे तो ट्रायंगुलर शेप बनेगी और वो किसका ILD होगा, हमारे वो बेंडिंग मोमेंट का ILD होगा। तीनों हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की। तो कैंटिलीवर बीम में शियर फोर्स और रिएक्शन का सेम बनेगा क्योंकि शियर फोर्स रिएक्शन के बराबर होता है।
कैसे बनेगा कि आप सपोर्ट को हटा दो, बीम को यूनिट उठा दो, तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर। ये हो गया हमारे कैंटिलीवर बीम के रिएक्शन और शियर फोर्स का ILD। कैंटिलीवर बीम के अगर आपको किसका बनाना है, बेंडिंग मोमेंट का, तो फिक्स्ड एंड को पकड़ो, थीटा बराबर 1 का रोटेशन दे दो, जो भी शेप बनी ऐसी ट्रायंगुलर, वो क्या हो गया, हमारी बेंडिंग मोमेंट का ILD। कौन किसके बेंडिंग मोमेंट, कैंटिलीवर बीम के। तो ये हमारे ILD कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन ये ट्रस, इस यूनिट के 2 पार्ट थे, ट्रस और आर्च। तो ट्रस तो अपना खत्म हो चुका है, अब अपन पढ़ेंगे आर्च, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।